बिंद्रावन यहाँ से दूर नहीं है। हम जहाँ बैठे ना, वहां खड़े होकर देखो तो बिंद्रावन की बत्तियां दिखाई देती। बिंद्रावन में हरि बाबा हुए अभी कुछ समय पहले। वो एक बार शरीर छोड़कर संत आसाराम बापू के भक्त आज करोड़ों में हैं। खास बड़े डॉक्टर थे। पिछले कुछ दिनों से बापू पर अथवा बापू से जुड़े लोगों व आश्रम पर कई तरह से कुछ असामाजिक तत्वों ने कीचड़ उछालने का काम शुरू कर रखा है। उन असामाजिक तत्वों ने कोई कसर नहीं छोड़ी बापू को बदनाम करने में। बापू के भक्तों को कई बार वेदना उठी और उन भक्तों ने अपनी मर्यादा में रहते हुए कई तरह से कोशिशें की कि आरोपों का ये झूठा सिलसिला रुक जाए, मगर शातिर असामाजिक तत्वों ने ये निकेन प्रकारेण अपने गलत इरादों को अलग अलग तरीकों से परोसने का काम जारी रखा। बापू के भक्तों ने कुछ कोशिशें की, जैसे कुछ भक्तों ने अनुष्ठान रखा, कुछ भक्तों ने मौन रखा, कुछ ने व्रत रखा तो कुछ ने कीर्तन यात्रा निकाली। लेकिन कुछ भक्त ऐसे भी थे जिन्होंने भौतिक तरीकों से इस समस्या का हल ढूंढा। उन्हीं भौतिक कोशिशों में एक कोशिश है ये स्टिंग ऑपरेशन। इस स्टिंग ऑपरेशन में नजर आ रहा राजू लंबू आश्रम में कभी रहा करता था, आज आश्रम से बाहर है और बापू के खिलाफ साजिश रच रहा है। जो 5 ट्रस्टी उनमें से आसाराम मर गया, नारायण कहीं चला गया, सुरेश कहीं अलग बैठा है, कोई अलग बैठा है, वहाँ कोई आदमी है नहीं जो ट्रस्ट की लिस्ट में था, तो क्या करोगे आप? पूरा हो गया। आज आप टीवी में देखोगे कि इन 4-5 आदमियों का, षड्यंत्रकारियों का एक ही प्रोग्राम है कि किसी भी तरह संत आसाराम जी को बदनाम किया जाए। ये थोड़े दिनों के बाद अपने आप मर जाएंगे, उसके बाद नारायण साईं कहीं भी इधर उधर हो जाएंगे। रहे आश्रम सुरेशानंद जी तो इधर उधर घूमते ही रहते हैं। रहे सारे आश्रम सरकार जब्त कर लेगी, बाकी के जो अच्छे आश्रम है वहां अपन कब्जा कर लेंगे। ये तो इनकी पॉलिसी है। आज अगर बापू खराब थे, अगर आश्रम में कोई गलत बात होती थी तो ये क्यों 20 साल और 16 साल और 15 साल तक आश्रम में रहे? और जो बातें आज ये कह रहे हैं, आज ये बातें वर्षों तक इन्होंने क्यों मुंह बंद रखा? आज 5 साल के बाद, 10 साल के बाद अगर ये मुंह खोलते और कहते कि ऐसा होता है, ऐसा होता है, तो ये सारी बातें क्या बता रही? एक कॉन्स्पिरेसी है। इस स्टिंग ऑपरेशन के बारे में कुछ अखबारों ने व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने पूरी खबर दिखाई। आज हम करने जा रहे हैं देश में रचे एक षड्यंत्र का खुलासा, वो साजिश जो देश के सबसे बड़े संतों में शुमार आसाराम बापू जी के खिलाफ रची गई। दरअसल राजू लंबू बापू आसाराम के खिलाफ लड़कियां ढूंढ रहा था जो बापू पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगा सके। आप खुद ही देखिए कि लड़की को कैसे कैसे पढ़ा रहा है कि बापू के खिलाफ बोलने के लिए क्या क्या कहना है। ये लिखने से इसको एक बार ये खुद हो गई कि इसको क्या था, ये गो थ्रू हो गई। इसको उस समय जब भी जहाँ बोलेगी तो उसको याद नहीं करना पड़ेगा। सही है। से एग्जाम देने अपन जाते हैं, पहले अपन तैयार कर लेते हैं नोट्स, ठीक है कि नहीं? अपन ने वो नोट्स अपने बना लिए कि कहीं देने, कहीं दिखाने, कहीं वो नहीं। तुम्हारा आने जाने की मूवमेंट भी अच्छी नहीं है, मतलब बार बार आना जाना भी अच्छा नहीं है। तुम समझो बात? हम तो ये मानते हैं कि अगर कोई काम करना है, अंजाम देना है, तो देखिए फिर बात है। और आज मैं कल वकील से बात करूंगा, ठीक है? और वकील कहेगा मुझे उससे लड़की से मिलना है, एडवोकेट बोलेगा तुमको आवाज बुलाऊंगा। इन लोगों को ये पेश कर रहा था कि ये बापू की श्रद्धा से टूटे हुए लोग हैं और ये लड़की
बापू की सेक्स हरकतों से बाहर आई है, ये वो पेश करना चाहता था। इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए इसको तैयार कर रहा था कि मीडिया वाले क्या क्या सवाल पूछेंगे और उन सवालों का आपने क्या जवाब देना है। इसकी तैयारी के लिए इनको उसने अपने घर अहमदाबाद भी बुलाया, ये वहां भी गए। उसके बाद इन दोनों को वो संदेश के ऑफिस में भी ले गया और वहां उसने वादा किया था 5 लाख रुपए देगा प्रेस कॉन्फ्रेंस होते ही। तो टिल प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लोग मेरे साथ रहिए। उसी बीच में दुर्गा बता रही थी कि उसको कई तरह से उसने सर से पांव तक एक अश्लीलता परोसते हुए उसको देखा दुर्गा को, तो ये घबरा गई और उसको लगा कि अंतर मन की आवाज है कि अब यहाँ से भाग चलो। तो फिर वो संदेश ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस लगानी थी और इनको बापू के खिलाफ पेश करना था, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस होते होते बची और ये लोग वहां से भाग गए। इस स्टिंग ऑपरेशन का मेन टारगेट राजू लंबू यहाँ साफ साफ बता रहा है कि वो अपनी पूरी टीम के साथ बापू के खिलाफ क्या क्या कर रहा है। नहीं, वो मेरे साथ, वो भी मेरे साथ है, शेखर भाई भी मेरे साथ है, कौशिक भाई भी मेरे साथ है, सब पूरी टीम मेरे साथ है, वो सब। इससे साफ झलक रहा है कि ये शख्स आश्रम की प्रॉपर्टी को हड़पना चाहता है। ये व्यक्ति कहता है कि मैंने आश्रम में 20 साल बिताए हैं। 20 साल आश्रम में बिताने वाला ये शख्स अपनी ही करतूतों की वजह से आश्रम छोड़कर गया। आज ये आश्रम और बापू के खिलाफ रणनीतियाँ तैयार कर रहा है। जिसको मैं मिलने जाऊंगा कल बोलेगा उससे मुझे बात करो, जिस एडवोकेट के पास जाऊंगा, फिर क्या लाइन ऑफ एक्शन होगी, उसको तो अगले को कौन सी धाराएं लगेगी, ठीक है। दूसरा, अगला अपनी स्टोरी को किस तरह इनको समझाएगा। कुछ चीजें ऐसी है जो अभी इसने नहीं लिखी, ठीक है, जो इनसे पूछ के उसको ऐड करेगा स्टोरी। मैं भी कर सकता हूँ और मैं नहीं करना चाहता। मेरे बताने से इसकी मोरालिटी कम होगी और एडवोकेट जो चीज बताएगा उससे उसके ऊपर धाराएं बढ़ेगी, ठीक है ना। उस अनुसार वो उससे डिस्कस करें और उस अनुसार पूरी थीम को तैयार करें। मेरे को समझ में आता है रोज का 2000 रुपया लग रहा है, वो मेरे को भी महंगा पड़ता है, समझ बात को। पर अब आज तुम वापस चले जाओ, कल एडवोकेट मेरे को बुलाता है, कल लड़की को बुला, अभी आज चले गए, कल तुम आ जाओगे, मुश्किल हो जाएगा। उससे तो तुम बोलेगा कि यही वो ज्यादा बढ़िया, यही बोलेगा। मैं तो आ सकता हूँ, मेरे को आज गए फिर कल वापस चले तो दिक्कत हो जाएगी। बोलिए कि आज के बाद आने बात की उसके बाद अपन कर देते हैं। अब उसको ये तो नहीं कर सकता आज के आज मिलो, मेरे को काम है आज के आज आपको काम करना। अब जैसे मैंने इसका ध्रुव का नाम लिखा है तो ध्रुव से जवाब तो लगेगा, अच्छा होगा। ये जिसका भी नाम डालेगी उस लड़की को बुलाया जाएगा। ये इन बच्चों ने मेहनत करी है, जान जोखिम में डाल के मेहनत करी है, तो क्यों नहीं इसको हम असेंबल करें और इसको सक्सेसफुल तरीके से पेश करें। क्योंकि दिक्कत ये आती है कि हमारे ही संस्कारों को हमारी ही कमजोरी समझ रहे थे वो लोग, और ये कहीं ना कहीं बहुत गलत है। एंड अबाउट दैट वो लोग मीडिया का बेजा इस्तेमाल कर रहे थे, वो रोकना भी जरूरी था। और हमें लगा कि ये सीडी अपने आप में एक आईना है मीडिया वालों के लिए कि देखो तुम्हारा ये लोग कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, कम से कम अब तो रुक जाओ, अब तो समझ जाओ। जी हाँ, इसकी टीम का मुख्य शख्स वैद्य अमृत प्रजापति भी इसी लाइन ऑफ एक्शन में चल रहा है। अमृत प्रजापति ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक लड़की पेश की। हाँ, उसने फोन पर मेरे को ये बताया कि मैं समाज के लिए मेरी जो घटना हुई है मेरे साथ वो बता सकती हूँ। हाँ, तो मैंने उसको यहाँ बुला लिया। हाँ, क्योंकि मेरे पास इतना वो नहीं है कि मैं दिल्ली में जा करके दिल्ली में किस तरह से आप जैसे लोगों के साथ पहचान नहीं है मेरी कोई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नजर आ रही बुरखे में पूरी तरह से ढकी ये लड़की बापू पर आरोप लगाती है। उसने मुझे बोला, मैंने कहा बापूजी आप ये क्या बोल रहे हो। सारा मीडिया उसे हाईलाइट करता है, लेकिन सूरत पुलिस स्टेशन में दर्ज ये कागज की प्रति कुछ और ही बयां करती है। मारी पत्नीए प्रेस तथा मीडियानी सामे बुरको પહેરીને બાપુના વિરુદ્ધમાં
નિવેદન પણ આપેલ છે. અમોએ લેબર કોર્ટમાં કરેલ દાવાની નકલો રજૂ કરું છું. यानी मेरी पत्नी ने प्रेस तथा मीडिया के सामने बुर्का पहनकर बापू के विरुद्ध निवेदन भी किए हैं. मैंने लेबर कोर्ट में जो दावा किया है उसकी नकल भी प्रस्तुत करता हूं. अमृतराज वैद्य के काम के तरीके को राजू नापसंद भी करता है. अमृत वैद्य ने किया, मैंने देखा था उसका प्रोग्राम, वो वाला काम मेरे को नहीं करना. उन्होंने किसी लड़की को पेश किया टीवी के आगे. अमृत भाई ने. अब जिसको पेश किया वो राइट लाइन ऑफ एक्शन नहीं था. अपनी ही पत्नी को बदनामी के दलदल में धकेलने वाले वैद्य अमृत प्रजापति को महिलाओं का सम्मान करना तो आता ही नहीं है और आश्रम में वैद्यगिरी करते हुए पेशेंट्स को महंगे महंगे टेस्ट करवाने के लिए बाहर भेजा करता था ये वैद्य. जब इसकी कारगुजारी आश्रम के मैनेजमेंट के सामने आई तो आश्रम के मैनेजमेंट ने उसे टोकना शुरू किया और वो असंतुष्ट ही नजर आया. आखिरकार उसे आश्रम से निकाल दिया गया. इससे तो सिद्ध होता है कि आप लोगों का केवल धन ही ग्रहण नहीं करते, उनके स्वास्थ्य की हानि नहीं पहुँचाते, स्टाफ भी उनसे छीन लेते हैं और उनको अपने सदगुरु से विमुख करने का महापाप कर रहे हैं और इस आश्रम का ही अन्न खाते हुए कर रहे हैं. यहाँ तक आपको गुरुजी ने करुणा कर करके क्षमा देते देते आपको सुधरने के मौके दिए, लेकिन आप और आगे बढ़ते ही गए और अब से आश्रम की ओर से किसी भी जगह पर उनका जाना निषिद्ध है. अब अभी अपना सामान पैक करके निकले. वैद्य अमृत प्रजापति भी आश्रम में एक लंबा अरसा बिता चुका है. अपनी मर्जी से सेवा देने वाला वैद्य अमृत प्रजापति आश्रम छोड़कर जाने पर आश्रम से पगार चाहता है, जबकि गांधीनगर के फूड एंड ड्रग्स कंट्रोल डिपार्टमेंट के कमिश्नर को वैद्य ने आश्रम छोड़ने के पहले खुद अपनी हैंडराइटिंग में साफ साफ लिख कर दिया कि वह आश्रम में बिना वेतन के सेवा देता था. फिर आश्रम के खिलाफ लेबर कोर्ट में 28 लाख रुपए पाने के लिए मुकदमा क्यों डाला? હું ઘણા સમયથી સંત શ્રી આશારામજી આશ્રમમાં વેતન વિના સેવા આપતો હતો. સંત શ્રી આશારામજી औषध निर्माण शाला सूरत जहांगीरपुरा परवाना नंबर GA 1143 ना टेक्निकल ऑफिसर तरीके हूँ सेवा बजावतो हतो. अर्थात मैं काफी समय से संत श्री आशाराम जी आश्रम में वेतन के बिना सेवा देता था. संत श्री आशाराम जी औषध निर्माण शाला सूरत जहांगीरपुरा लाइसेंस नंबर GA/1143 में टेक्निकल ऑफिसर के रूप में सेवा करता था. अब आप ही सोचिए इन सब के पीछे वैद्य के दिमाग में आखिर क्या चल रहा है. अमृत प्रजापति ने लेटर लिख के दिया है कि वो जो है निःशुल्क वहां सेवा करते हैं और ये उन्हीं के हस्ताक्षरों में उन्हीं की सही के साथ का लेटर है. और बाद में अब वो क्लेम करते हैं कि मैं पगार से वहां नौकरी करता था. इन्होंने लांछन लगाया. इसके अलावा अब इन्होंने खुद कबूल किया है और मीडिया ने ये प्रिंट दिया है कि इनका जितने भी इन्होंने आक्षेप लगाए हैं संत आसाराम जी के खिलाफ वो सारे बेबुनियाद है. उन्होंने खुद ने कबूल किया. अरे इसके अलावा भी जो है प्रिंट मीडिया ने ये भी छापा है कि इनके खिलाफ अमृत वैद्य के खिलाफ 304 दफा IPC के फरियाद जो है बड़ौदा में दाखिल हुई. उसमें पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करके इन्हें अरेस्ट किया और चार्जशीट भी फाइल की और आज ये जामीन पर है. ये उसकी FIR की नकल. आइए आगे जाने की इनकी टीम में और कौन कौन है. छोड़ दिया ना उन्होंने क्या? नहीं वो मेरे साथ, वो भी मेरे साथ है, शेखर भाई भी मेरे साथ है, कौशिक भाई भी मेरे साथ है, सब पूरी टीम मेरे साथ है. शेखर, दिनेश और कौशिक ये वो नाम हैं जो अपनी ही कारगुजारियों की वजह से आश्रम छोड़कर गए और आज आश्रम के खिलाफ एकजुट होकर काम कर रहे हैं. विक्रम जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, इस पूरे मामले में एक अखबार संदेश का नाम आया है. इस अखबार की क्या इन्वॉल्वमेंट रही बापूजी को बदनाम करने में? जैसा राजू लंबू ने हमें बताया कि संदेश इसके लिए आपको पैसा देगा,
मैं आपको संदेश के दफ्तर लेके जाऊंगा। वो हमें संदेश के ऑफिस लेके गया। वहाँ हमारी किसी पटेल से उसने बात भी करवाई। 5 लाख रुपए की लेन देन की बात थी, जिसमें यह था 2.5 लाख राजू लंबू देगा, 2.5 लाख संदेश देगा। कुछ एक ऐसी बातें और सुनी हैं हमने विक्रम भाई की, ये जो खबरें पहुंचती थी उस अखबार तक बापूजी के बारे में, उस पे मसाला लगा के उस खबर को छापा जाता था। इस बारे में कुछ जानकारी है आपके पास? हाँ बिल्कुल, ये सारा जो ग्रुप था जिसमें राजू लंबू, अमृत वैद्य, कौशिक भाई पटेल, शेखर, काफ़ी नाम जो उसने खुलासा किया, कोई बाना, दिनेश जो बापू का ड्राइवर हुआ करता था, ये लोग मसाला लगा के और ये न्यूज़ देते थे उनको, जिनको पेश किया जाता था तोड़ मड़ोड़ के। कुछ महेंद्र चावला, अविन वर्मा, इस तरीके के लोग भी इनके साथ। आपने जो काम किया है, जो एक्सपोजे आपने दिखाया है, जो रिकॉर्ड किया है, जाहिर सी बात है आपने अपने जान को जोखिम में डाल के ये सारी चीज़ें की है। और जो आसाराम बापूजी के खिलाफ जिस तरीके से प्रचार किया जा रहा है, और इस शख्स जो इन सब चीज़ों के पीछे शामिल है, राजू लंबू नाम का आदमी, क्या आपको ऐसा लगता है कि ये बहुत सिंपल साजिश नहीं है, बल्कि ये बहुत बड़ी साजिश है, और शायद राजू लंबू के अलावा कुछ और लोग भी हैं जो इस साजिश में शामिल हैं? बिल्कुल, इसमें काफ़ी लोग शामिल हैं और ये छोटी साजिश नहीं है। इवन ये बोलता था कि हम कितना भी पैसा लगा सकते हैं इसके लिए। कुछ नाम मैंने आपको बताए। ये बोलता था कि हमने महेंद्र चावला को करोड़ों का आदमी बना दिया है पब्लिसिटी दिलवा के, तुम्हें भी हम करोड़ों में खिलवा देंगे। इस शख्स के बारे जो इसने खुद कबूल किया है कैमरे के सामने, कुछ ये शराब और लड़कियों की भी बात कर रहा था। ये इसका मकसद बापू के प्रति लोगों की श्रद्धा तोड़ना, किसी भी हद तक वो गिर सकते हैं। इवन अमृत वैद्य ने तो अपनी वाइफ को बुर्का पहना के और स्टूडियो में पेश कर दिया था बापू के लिए गलत बोलने के लिए। विक्रम भाई, जब आप पहली बार इस शख्स से मिले, जब आपने एक इतने बड़े काम को अंजाम देने के लिए आपने एक बीड़ा उठाया और आपने शुरुआत की, आपके साथ दुर्गा नाम की जो महिला हैं वो भी गई आपके साथ, जब आपने अप्रोच किया तो किस तरीके से इसका रिस्पॉन्स था इस शख्स का, राजू लंबू नाम के शख्स का? जब हमने इसको अप्रोच किया तो ये बहुत एक्साइटेड था कि शायद मुझे कोई लड़की मिली जो बापू के खिलाफ गलत बोल सकती है पैसे के लिए, और इनको ऐसी ही लड़कियों की तलाश थी। मेरा प्रश्न ये है कि ये जिन नामों का खुलासा हुआ है यहाँ पर, संदेश अखबार, अमृत प्रजापति, शेखर जी, इन लोगों का इन्वॉल्वमेंट क्या है, किस तरीके से इनकी कनेक्टिविटी है और किस तरीके से ये लोग जो है वो बापू के खिलाफ साजिश कर रहे हैं, किस तरीके का नेटवर्क है? ये सारा नेटवर्क एक साथ कनेक्टेड है। ये फ़ोन के थ्रू कनेक्ट होते हैं, समटाइम्स ये मिलते हैं, कभी दिल्ली में, अहमदाबाद या बड़ौदा, जहाँ भी इनकी पॉइंट्स होते हैं, जहाँ पे इनको मिलना है डिसाइड करते हैं। ठीक है। अब दूसरा ये कि बापू के खिलाफ कैसे साजिश करते हैं, इन लोगों का एक ही मकसद है, जैसे मर्जी करके बापू जी को फंसाया जाए, नारायण साईं को फंसाया जाए या सुरेशानंद जी को फंसाया जाए। उसके बाद ये सारी प्रॉपर्टी कुछ हम कब्जा कर लेंगे, कुछ गवर्नमेंट ले जाएगी, जो कि मुझे लालच देते थे, तुझे इंडस्ट्री का मालिक बना देंगे, कुछ आश्रम दे देंगे, तुझे अगरबत्ती वगैरह जितने भी ये सामान आते हैं इन सब का मालिक तुम्हें बना दिया जाएगा। हमारा मकसद पैसा कमाना होगा। आरोप तो यहाँ तक लगाए कि आश्रम में काला जादू होता है, जबकि सीआईडी की टीम ने आश्रम का मुआयना कर जो कहा वो पूरी दुनिया के सामने है। सीआईडी क्राइम की टीम आके पेपर में आया था कि कुछ ऐसे बोहरे हैं जहाँ पे कुछ मतलब धूप बत्ती और ऐसा तांत्रिक का ऐसा कुछ है, तो वो जस्ट हम चेक करने के लिए आए थे। एफएसएल की टीम भी आई थी, लेकिन सामान्य पूजा वगैरह का ही है, कोई ऐसा तांत्रिक का ऐसा कुछ हमको यहाँ पे मिला नहीं। अपना काम गुपचुप तरीके से करेंगे। अपनी कारगुजारियों को हाईलाइट करवाने के लिए बतौर इंस्ट्रूमेंट मीडिया का इस्तेमाल करना तो कोई इनसे सीखे। मीडिया अगर अच्छा है उसने 2-3 न्यूज उछाल दी, मीडिया अगर अच्छा है उसने 2-3 न्यूज उछाल दी, उसमें उसकी टीआरपी बढ़ गई, उसका तो काम हो गया। आसाराम के ऊपर संदेश ने टाइट कर रखा है मामला, एक अखबार वाले, उसका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट, ठीक है। आज इसके भी केस में वो मेरे को पूरा सपोर्ट करेगा, ठीक है। वो पूरी डिटेल स्टोरी वो देगा, ऐसे इसकी तांत्रिकी भी, और एफआईआर भी देगा, एफिडेविट भी देगा, सब कुछ डिटेल देगा।
उसके पीछे रास्ता ही नहीं रहेगा, पीछे बात क्या बात है। और मैं चाहता हूँ एफिडेविट और एफआईआर वो गुप्त। मीडिया का इस्तेमाल तो इन साजिशकर्ताओं ने कई बार कई तरह से किया। औघड़ भी एक गजब का इतिहास रखता है। इसके जितने नाम हैं, उतनी ही पत्नियां हैं और उतनी ही पर्सनालिटीज। अनेकों नामों से जाना जाने वाला हरविंदर सिंह उर्फ सुखविंदर सिंह उर्फ प्रीस्ट सुखविंदर उर्फ सुखाराम काफी चालाक और अभद्र व्यक्ति है। मांस, मदिरा व लड़की बाजी ये सब खुद राजू लंबू ने अघोरी में देखे थे। उसके बाद उसने मेरे को भिजवा दिया। अब वो आया, मेरे को बोले होटल का कमरा, एसी कमरा चाहिए, इतना बड़ा कमरा चाहिए, भैया ले ले एसी कमरा, ठीक है। रात हुआ, उसने कहा मेरे को माता का भोग लगाने के लिए दारू चाहिए, तो रात को उसको लाके दारू की बोतल दी। तो बाद में मेरे को लड़की चाहिए, मेरे को तो तांत्रिक लोग हैं, ऐसा लोग ये मैंने वो कहा तेरे को जहाँ करना हो तो जा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। बोले ठीक है। 5 दिन तक रोज उसको दारू की बोतल दी है और पूरा दिन सुबह 8 बजे से लेके 8 बजे तक उसके बाद बैठा। फिर 6ठे दिन जाके मैंने संदेश में ले जाके उसको भेज दी। 7वें दिन उसको दिल्ली लेके आया और ये भी था क्या ऐसे 8वें दिन उसको यहाँ पे क्या नाम इंडिया टीवी वालों को ले जाके सौंप दिया उन्होंने। यहाँ यानी ये शख्स साफ साफ बता रहा है कि औघड़ की स्टोरी किसने और कैसे तैयार की और क्यों तैयार की। कोई काम नहीं है, उसकी क्या फालतू बात सुन। क्या बोल रही थी तू? अघोरी ने? अघोरी को मैंने कुछ भी नहीं दिया। एक पार्टी थी, उसने उनको पैसा दिया, वो जाने 30-40 हजार रुपये 8-10 हजार रुपये होटल ये वो खर्चा होगा। 30-40 हजार वो थोड़ी केस करेगा। पार्टी का संदेश का केस। सुना आपने, बापू आसाराम के खिलाफ बोलने के लिए अघोरी को और व्यसन के लिए शराब व लड़की ही नहीं 40,000 रुपए भी दिए गए थे। जी हाँ, 40,000 रुपए। इसके बाद जो राशि दी वो अलग। इस टीम का एक और शख्स महेंद्र चावला, जो अक्सर न्यूज चैनलों में बैठा आश्रम व नारायण साईं पर आरोप लगाता देखा गया है। दरअसल उसे भी अपनी करतूतों की वजह से आश्रम छोड़कर जाना पड़ा। आज आश्रम को बदनाम करने के लिए उसने कमर कस ली है। इन साजिशकर्ताओं के कारनामों का सिलसिला चंद महीनों से ही शुरू हुआ है, लेकिन गौर करने की बात ये है कि 40 सालों से चली आ रही ये संस्था अपना काम ठीक वैसे ही कर रही है जैसे पहले किया करती थी। इतना ही नहीं, बापू के साधक दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं। भक्तों के प्रिय बापू मंत्र दीक्षा का प्रसाद देकर एक बहुत ही खूबसूरत आत्मिक शक्ति तो देते ही हैं, लेकिन जब वो भौतिक पीड़ाएं अथवा प्राकृतिक आपदाएं सताती हैं, तो उनसे निपटने का सामर्थ्य देने के लिए भी दिलो जान से आगे आते हैं। जो भूकंप आया था उसमें बहुत क्षति पहुंची, बहुत से मकान धस उड़ गए। इस कारण से जनता एकदम अनाथ टाइप की हो गई रही। उसी टाइम जो पानी गिर गया, उसके बाद बापूजी की जो कृपा हुई हम लोग के ऊपर, सभी के ऊपर, उससे बहुत कुछ प्रभाव पड़ा। बापूजी ने गरीबों के लिए कपड़े, मकान, चद्दर, टीन, जितनी भी बापूजी से वो बनी
और भी सबके पिता बनकर सबका सहयोग किया उनने। बापू अपने साधकों को भगवत प्राप्ति का पाठ कई तरह से पढ़ाते हैं, कभी खेलकर, कभी नाचकर, कभी डांटकर, तो कभी सेवा भाव देकर। जब कभी भी प्राकृतिक आपदाएं आकर लोगों की जान जोखिम में डालती हैं, बापू अपने सभी साधकों को बढ़ चढ़कर आगे आने को कहते हैं और बापू के लगभग सभी साधक अपनी सामर्थ्य के अनुसार उन पीड़ितों की सेवा में जुट जाते हैं। क्योंकि जो नजदीक था गाँव उन पानियों में दिनांक 2 कुछ अंदर जा चुका था, जिससे वो गाँव के लोग पलायन कर चुके थे। इसके अलावा जिनको कुछ सुविधाएं दिखाई दी, वो पानी से दूर कहीं खेतों में, कहीं खुले मैदान में भागने लगे। बापू के प्यार की गंगा की सचमुच कोई सीमा नहीं है। गरीबों के प्रति ममता बापू के हृदय में कूट कूट कर भरी है। अपने साधकों को मोबाइल डिस्पेंसरी की सेवा शुरू करने का सुझाव दिया कि देहातों में कई जो बहनें हैं वो अपने शारीरिक व्याधियाँ पुरुषों को नहीं बता सकती और जा भी नहीं सकती। जो गांव-गांव में जाए और देहातों में जाए, जहां ऐसे जो पेशेंट वगैरह हैं उनको देखें। संतों के हर काम निराले ही होते हैं। वैसे तो बापू के यहाँ हर रोज दिवाली होती है, हर रोज दिए जलाए जाते हैं, हर रोज भगवान नाम जप का आनंद होता है, हर दिन खुशी होती है। लेकिन दीपावली आने के कुछ रोज पहले कुछ खास ही होता है बापू के यहाँ। बापू अपनी टोली लेकर मिठाइयाँ और उपहार सहित आदिवासी इलाकों में निकल पड़ते हैं और उन गरीब आदिवासियों में कंबल बांटते हैं। बतौर उपहार उन्हें कपड़े और बर्तन दिए जाते हैं, उन्हें भरपेट खाना खिलाते हैं। इन गरीब आदिवासियों को जहाँ खाना भी बड़ी मुश्किल से मिलता है, वहाँ बापू अपने आश्रमों में बनी खास तरह की मिठाइयाँ लेकर उन तक पहुँचते हैं। ये आदिवासी मिठाइयाँ और उपहार लेने के साथ साथ भगवान का नाम भी लेते रहते हैं। ऐसा करते हुए उन आदिवासियों के कितने कर्म कटे होंगे ये तो बापू ही जानते होंगे, लेकिन इन्हें एक अजीब सी खुशी का एहसास जरूर होता है। एक जगह के आदिवासियों में खुशियां बांटकर बापू दूसरी जगह पहुंचते हैं। फिर वहां भी आदिवासियों को मिठाई, कपड़ा, बर्तन, कंबल आदि देकर अपने इष्ट को पहचानने का रास्ता बताते हैं। यही है बापू का दीपावली मनाने का तरीका। देखने में ये कागज की प्रति राशन कार्ड जैसी लगती है, लेकिन ये बापू की सेवा समिति द्वारा वितरित किए गए अनाज वितरण प्रणाली का पंजीकरण पत्र है। ये अनाज वितरण कार्ड उन गरीबों को मुहैया कराया गया है जिन्हें 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती। भारतीय संस्कृति में गौ माता की सेवा सबसे उत्तम सेवा मानी गई है। श्री कृष्ण गौ सेवा को सर्वोपरि मानते थे। सबसे बड़ा और अहम सवाल तो ये है कि अगर आश्रम व आश्रम की नीतियाँ खराब थी, बापू में खोट थी, तो ये लोग राजू, कौशिक, शेखर, वैद्य अमृतराज और महेंद्र चावला इतने लंबे अरसे तक आश्रम में क्यों रहे और आज भक्तों की संख्या क्यों बढ़ती जा रही है? आज अगर बापू खराब थे, अगर आश्रम में कोई गलत बात होती थी, तो ये क्यों 20 साल और 16 साल और 15 साल तक आश्रम में रहे? दरअसल बापू को जो हवा भी छू कर आती है, वो भी साधकों के लिए पूजनीय हो जाती है और ये लोग खुद को बापू का नजदीकी दिखाकर बनावटी सम्मान बटोरते रहे थे। लेकिन इनका ये रवैया ज्यादा दिन नहीं टिक सका और ये आश्रम छोड़कर चले गए और आज बापू के खिलाफ रणनीतियां तैयार करने की नाकाम कोशिशें कर रहे हैं। राइट लाइन ऑफ एक्शन नहीं था। इसका मतलब ये देखो, इसमें सबसे पहले एफिडेविट करना पड़ेगा। इनकी करतूतें यही नहीं रुकती। राजू लंबू बड़ा खुलकर बता रहा है कि कैसे वो न्याय प्रणाली का अपने स्वार्थ के अनुसार इस्तेमाल करता है। आपकी भी अपनी लिमिटेशन है, आपके पिताजी की बात
इसमें जितना मुझे कोऑपरेट करते हो पूरी तरह से, उतना मेरे को एक्शन फास्ट और उतना एक्शन में पावरफुल है। दिल्ली मेरे लिए मेरा घर अहमदाबाद, समझ आ गया। मेरे पास एक में 10 एडवोकेट हैं, हाईकोर्ट के जज हैं, उनसे सलाह लेकर मुझे क्या काम करना है, किस प्लेसमेंट करना है, वो मैं ले सकता। मैंने इसलिए कहा टाइम लेके आना, उतावल में मैं कोई काम नहीं करता। अमृत भाई उतावल में काम करता है, मैं उतावल में नहीं काम करता। तो बहुत सोच समझ के एक एक कदम ठोक फूक के 4 जगह मेरे जो है मिलने वाले, जो जुडिशियरी में है, जो इस लाइन के महामहिम है, उनसे सलाह लेके एक कदम कदम पे चलता हूँ। पहले टाइम जाना जाए, जहाँ हमारे को 2005 से 2008 हो गया, 3 साल चले गए, कौन सी हमने कंप्लेंट नहीं की ना, तो 3 दिन बाद और हो जाएगी, क्या हो जाएगा। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को A to Z चैनल पर लाइव किया जा रहा था, तभी पूरे गुजरात में इसका प्रसारण बंद करवा दिया गया ताकि लोग इस खबर से बेखबर रह जाएं, या खबर लोगों तक नहीं पहुंचने दी गई। ये सब साजिश नहीं तो फिर क्या है? इनके इस खतरनाक खेल का अंजाम क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन पूरे विश्व में फैले बापू के करोड़ों भक्तों के साथ खिलवाड़ कर इन्होंने ये अच्छा नहीं किया।